विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 6 दूर संचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहले संचार कम्युनिकेशन अर्थात क्या, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, संचार की जो परिभाषा है कि एक स्थल से दूसरे स्थल तक माहिती या संदेश भेजने या प्राप्त करने की जो विस्तृत व्यवस्था है उसे संचार तंत्र कहते हैं। अर्थात हम जहाँ पर हैं वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर हमें किसी भी प्रकार की कोई माहिती या संदेश भेजना है तो इस विस्तृत व्यवस्था को हम संचार तंत्र कहते हैं। संचार तंत्र के साधनों के 2 भाग हैं। वो जानने से पहले हम ये जान लें कि संचार के लिए प्राचीन समय में कौन कौन से माध्यमों का उपयोग होता था। जैसे प्राचीन समय में लोग ढोल बजा करके, आग या धुएं के संकेत द्वारा, झंडा फहरा करके संचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते थे, संदेश भेजते थे और संदेश प्राप्त करते थे। तो एक तरफ संचार आवाज़ द्वारा भी संभव बनता है, जिसे बोल करके, आवाज़ दे करके किसी को बुलाना या कोई संकेत करना। संदेश भेजने के लिए प्राचीन समय में कुछ विशिष्ट प्रकार के प्राणी या पक्षियों का भी उपयोग होता था। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कबूतर उस समय संदेशवाहक के रूप में संदेश लेकर एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते थे। तो प्रारंभिक समय में परिवहन के साधन ही संचार के साधन थे, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया उसके साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट, टेलीफोन, फैक्स तथा उपग्रहों ने संचार की व्यवस्था को अत्यंत गतिशील और सरल बना दिया है। ऑफिस के माध्यमों के कारण समय की दृष्टि से दुनिया छोटी हो गई है। परिवहन की तुलना में जो आधुनिक संचार तंत्र है, इस आधुनिक संचार तंत्र ने पूरे विश्व को एक विश्वग्राम के रूप में बदल कर रख दिया है। वर्तमान जो आर्थिक विकास है, ये वर्तमान आर्थिक विकास जो आधुनिक संचार तंत्र की व्यवस्था है, इसी के ऊपर पूर्ण रूप से आधारित है। हम पृथ्वी की सतह पर या अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, उनको जीवंत लाइव रूप में देखने में जो सक्षम बने हैं, वो संचार तंत्र की देन है। किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ संचार तंत्र जो है वो देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे देश में जब कभी बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, भूकंप आते हैं, चक्रवाती घटनाएं होती हैं, सुनामी घटनाएं होती हैं या किसी भी प्रकार की मानव सर्जित आपत्ति आती है, तो उस समय व्यवस्था करने में जो विकसित संचार तंत्र है, इसके बिना व्यवस्थापन करना बिल्कुल असंभव मालूम पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, ये तो हुआ संचार तंत्र के बारे में प्रारंभिक जानकारी। अब संचार के साधन कौन कौन से हैं, संचार के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो संचार के साधनों के मुख्य 2 विभाग हैं। पहला है व्यक्तिगत संचार तंत्र और दूसरा है समूह संचार तंत्र। तो व्यक्तिगत संचार तंत्र के अंतर्गत टेलीफोन या सेल फोन, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, डाक सेवा और कुरियर सेवा, जिसको हम हरकारा के नाम से भी जानते हैं। और समूह संचार तंत्र के अंतर्गत 2 माध्यम हैं, एक है मुद्रित माध्यम और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम।
मुद्रित माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के अंतर्गत आकाशवाणी, दूरदर्शन और फिल्म आदि का समावेश होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पहले भाग में, प्रथम भाग में व्यक्तिगत संचार तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो व्यक्तिगत संचार तंत्र में जैसा अभी बताया गया आपको कि इसके जो साधन हैं टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, डाक सेवा और हरकारा या कुरियर सेवा जैसे माध्यम आते हैं। तो सबसे पहले हम टेलीफोन के बारे में चर्चा करेंगे। टेलीफोन 20वीं सदी के प्रारंभ से लेकर और मध्यकाल तक यूएसए की तार और टेलीफोन कंपनियों का वहाँ के टेलीफोन उद्योग पर एक छत्र अधिकार था। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि यूएसए में जो शहरीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ी है, उसमें टेलीफोन सेवा एक महत्वपूर्ण परिबल के रूप में माना जाता है, जिसके माध्यम से कंपनियों के मुख्यालयों के साथ कामकाज संभव हो सका है। उस संपर्क सुविधा के स्थापित होने से कंपनी की उप शाखाएँ छोटे शहरों में स्थापित हुई और ज्यों-ज्यों प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन बढ़ती गई, त्यों-त्यों टेलीफोन कंपनियों ने अपनी प्रणाली को अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की बनाने के लिए जो पहले तांबे के तार का उपयोग होता था, तांबे के तार के बदले ऑप्टिकल फाइबर और सेटेलाइट का उपयोग करने लगी। परिणाम स्वरूप तेज़ी से सुरक्षित और दोष रहित प्रसारण संभव हो सका। अगर हम भारत के बारे में चर्चा करें तो भारत में टेलीकॉम नेटवर्क की नींव कब पड़ी? 19वीं सदी में किसके द्वारा पड़ी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा टेलीकॉम नेटवर्क की नींव रखी गई, जिसमें BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड का इतिहास भारत में टेलीकॉम के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में टेलीकॉम सेवा का संचालन किसके द्वारा होता है? भारत सरकार के द्वारा होता है। और वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात BSNL के नाम से जानी जाने वाली कंपनी पहले पोस्ट एंड टेलीग्राफ PNT डिपार्टमेंट के नाम से जानी जाती थी। 1975 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट को पोस्ट एंड टेलीग्राम PAT से अलग किया गया। भारत में आधुनिक प्रकार की जो टेलीफोन सेवाएं आज देखने को मिलती हैं, उसमें साम पित्रोडा का विशेष योगदान मालूम पड़ता है, उनका विशेष योगदान है। और आधुनिक समय में विज्ञान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो तेज़ी से विकास हुए हैं, जिसके कारण संपूर्ण विश्व में सेलफोन सेवाएं अत्यंत तेज़ी से लोकप्रिय संचार सेवा का स्वरूप धारण किए हैं। इस सेवा के कारण व्यक्ति संपूर्ण विश्व के साथ हर क्षण अपना संपर्क बनाए रख सकता है और स्मार्ट सेलफोन की सहायता से इंटरनेट के माध्यम द्वारा अनेक क्षेत्रों में जो जानकारियों का आदान प्रदान है वो अत्यंत तीव्र और असरकारक प्रभावशाली साबित हुआ है। पिछले 2 दशक में कई निजी विदेशी कंपनियों ने भी टेलीकॉम क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फैक्स के बारे में। फैक्स अर्थात क्या? तो फैक्स के अंतर्गत अगर हम एक स्थान पर हैं तो किसी एक स्थान पर कागज़ के ऊपर लिखे गए लेख या चित्र की हूबहू प्रतिकृति, वास्तविक प्रतिकृति यदि दूसरे स्थान पर कागज़ के ऊपर फैक्स मशीन द्वारा जो छापने की क्रिया है, इसे हम फैक्स कहते हैं। जिसमें फैक्स भेजने के लिए जो अनिवार्यता है कि फैक्स मशीन को टेलीफोन के तार के साथ जोड़ना पड़ता है और फैक्स का अपना अलग नंबर भी होता है। जैसे टेलीफोन नंबर होता है, उसी प्रकार से फैक्स का अपना अलग नंबर भी होता है
और इस नंबर के उपयोग से जो छवि या लेख फैक्स मशीन ग्रहण करती है और दर्शाए गए नंबर की फैक्स मशीन में वो छवि उतार देती है। तो संदेश आते ही मशीन में छवि प्रिंट के रूप में बाहर आ जाती है। इस तरह से फैक्स द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कागज़ के ऊपर की कोई भी लिखावट या कोई चित्र या कोई दस्तावेज, कोई प्रमाण पत्र, उसको हम आसानी से भेज सकते हैं। आधुनिक समय में दूरसंचार के अन्य साधनों का उपयोग बढ़ने से फैक्स का उपयोग कम हो गया है। इसके बाद इंटरनेट। विद्यार्थी मित्रों, आज का युग इंटरनेट का युग है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब सूचनाओं का अंकों के रूप में रूपांतरण हुआ तो दूरसंचार व्यवस्था धीरे धीरे संपूर्ण रूप से कंप्यूटर आधारित हो गई है और उसमें इंटरनेट के माध्यम से एक समन्वित तंत्र का निर्माण हुआ। पूरे विश्व में सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली इंटरनेट है, जिसके द्वारा 100 करोड़ से अधिक लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि इंटरनेट अर्थात क्या? तो इंटरनेट अर्थात किसी एक मध्यस्थ संस्था द्वारा टेलीफोन से अथवा स्वतंत्र संदेश व्यवहार से कंप्यूटरों का जाल। दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि इंटरनेट किसी एक मध्यस्थ संस्था द्वारा टेलीफोन से अथवा स्वतंत्र संदेश व्यवहार से कंप्यूटरों का जाल जो है वो इंटरनेट कहलाता है। व्यक्तिगत संचार तंत्र के जितने भी साधन हैं उसमें सबसे प्रभावपूर्ण साधन जो है और अत्याधुनिक साधन इंटरनेट है। इंटरनेट का उपयोग किसी भी स्थानीय स्तर से लेकर यह संपूर्ण विश्व तक विस्तृत रूप में फैला हुआ है। इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने वाला ज्ञान और सूचना की दुनिया से सीधा संपर्क स्थापित रखता है और ई-कॉमर्स और आर्थिक व्यवहार के लिए इंटरनेट का उपयोग आज बड़े पैमाने पर तेज़ी से बढ़ रहा है। इंटरनेट कम खर्च में विविध विषयों की विशाल जानकारी और अधिकतम सूचना उपलब्ध कराता है। शहर के अतिरिक्त छोटे छोटे कस्बे में भी साइबर कैफ़े की व्यवस्था उपलब्ध होने से आज इंटरनेट का उपयोग बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। अंतरिक्ष यान भी कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के साथ जुड़कर उपग्रह के साथ में संपर्क स्थापित करते हैं, संपर्क बनाए रखते हैं और विश्व को अपने अंदर समाहित कर लेने वाले इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात जिसे संक्षेप में WWW अथवा वेब के नाम से जानते हैं के नाम से जाना जाता है। अब इंटरनेट के कारण कौन कौन से फ़ायदे होते हैं? तो रेलवे और हवाई समय पत्रक यदि हमें जानकारी प्राप्त करनी है, रेलवे, हवाई या बस की यात्रा करने के लिए हमें टिकट बुक कराना है, किसी ज़मीन का दस्तावेज प्राप्त करना है, कोई शैक्षणिक मार्गदर्शन प्राप्त करना है या प्रदान करना है, अपराधियों की खोज करना है, होटल बुक करना है, ऑनलाइन खरीदी या बिक्री करना है, किसी भी सार्वजनिक परीक्षा का परिणाम यदि हमें जानना है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के उपयोग के लिए इंटरनेट सेवा महत्वपूर्ण बन गई है। इसके उपरांत वर्तमान समय में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ईमेल जैसी सेवाओं के उपयोग हेतु इंटरनेट अनिवार्य है और सेल फोन में इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है। विद्यार्थी मित्रों, नीचे कुछ जानने योग्य बातें दी गई हैं, इसको आप ध्यान से ज़रा पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ईमेल के बारे में। ईमेल अर्थात क्या? सबसे पहले ईमेल किसे कहते हैं? तो इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मदद से जो संदेश के आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है उसे हम ईमेल कहते हैं। ईमेल इंटरनेट की मदद से होने वाली संदेश व्यवहार प्रणाली है और यह प्रणाली
कागज़ रहित होती है, कागज़ बिना की होती है। ये कागज़ बिना की डाक सेवा मानी जाती है। जीमेल, याहू, हॉटमेल, इंडिया टाइम्स आदि ईमेल की सेवा लोगों को उपलब्ध कराते हैं। किसी भी कंपनी के ब्राउज़र पर जाकर और उसमें साइन अप हो करके ईमेल एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं, और एक बार ईमेल एड्रेस अगर प्राप्त हो गया तो उस ब्राउज़र में साइन इन होकर जिसे संदेश भेजना हो उसके ईमेल एड्रेस पर लेख, चित्र, फोटोग्राफ, वीडियो जैसे संदेश हम तुरंत भेज सकते हैं। और वर्तमान समय में ये तो सारी सेवाएं मोबाइल द्वारा भी, मोबाइल उपलब्ध होने के कारण ईमेल सेवा सामान्य हो गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने व्यक्तिगत संचार तंत्र के अंतर्गत इसके बारे में अध्ययन किया, उसमें कौन कौन से मुख्य मुद्दे रहे हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत संचार तंत्र के अंतर्गत टेलीफोन, और टेलीफोन के बाद में फैक्स, इंटरनेट और ईमेल के बारे में आज आपने अध्ययन किया। इसके बाद की चर्चा समूह संचार तंत्र के जो दो माध्यम हैं, मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। वीडियो एक बार दो बार ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और तैयार कीजिए। धन्यवाद।